आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्रधानमंत्री जन मन योजना की। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जन मन योजना का ऐलान किया है, जिसका मकसद है कमज़ोर कबीलाई ग्रुप्स की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया करवाना। तो क्या है हमारे मुल्क में कबायली समाज की ज़रूरतें, क्या हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास में योजनाएं, कौन सी ऐसी कोशिशें उनको अमली जामा पहनाने के लिए की जा रही हैं, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पेशल डायरेक्टर प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी, और हमारे साथ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में असिस्टेंट प्रोफेसर दीक्षा गंगवार मौजूद हैं। दीक्षा जी, स्वागत है आपका भी स्टूडियो में। और जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फिरमी बोडो, आपका भी बहुत वेलकम करते हैं मैम स्टूडियो में। सो सबसे पहले मैं अपने राइट से ही शुरुआत करती हूँ, दीक्षा जी से ही जानती हूँ। सबसे पहले असल में हम बात करें ट्राइबल्स के बारे में और ट्राइबल्स के बारे में जो भी योजनाएं लाई गई हैं उनके बारे में, लेकिन असल में जिस योजना की हम बात कर रहे हैं पीवीटीजी, इस योजना के बारे में ही मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँ कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कितनी ज़रूरतों को ये पूरा कर पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कदम है वो बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पीवीटीजीज़ हैं कौन। जैसे सोशियोलॉजी में हम ट्राइबल स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनमें भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उनमें से भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, उनके जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या एजुकेशनल स्टेटस है, वो एसटीज़ में भी बहुत पीछे है। तो ये उसकी ओर एक कदम होगा कि हम उनके लिए अलग से कुछ लेकर आए हैं। तो पीवीटीजीज़ अगर हम देखें तो 1960-61 में ये पाया गया कि एसटीज़ में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं। तो उनके लिए देवधर कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक पर्टिकुलरली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का गठन किया गया। 2006 में इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में हमने बाद में इनको कैटेगराइज किया और पाया कि भारत में 75 कम्युनिटीज़ हैं जो कि 18 स्टेट्स और एक अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरी में अभी मौजूद हैं। तो इनके लिए जो ये सारी समग्र एक पॉलिसी बनाने की जो कोशिश की गई है वो एक कारगर कदम है इस ओर कि हम देखेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें कितना ये एक सक्सेस रेशियो हमें मिलता है। राइट। तो उससे पहले तो बात हम इम्प्लीमेंटेशन और इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसी की और थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी से। मैम, आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को और हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में हम लाना चाहते हैं अपने ट्राइबल्स को, लेकिन उसमें एक फिक्स भी कई बार नज़र आता है कि क्या ट्राइबल्स भी आना चाहते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लेकर उन तक पहुँचे, या ऐसी उन लोगों की तरफ से कौन सी डिमांड्स है जो कि वो लगातार हमसे करते हैं, हमसे एज इन हमारी गवर्नमेंट से करते हैं, हमारी से भी नहीं, उनकी भी वही गवर्नमेंट है, उनसे वो करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो पीएम जनमन में ये है, इसमें अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो ये ऐसी स्कीम है जिसका बेसिक मसला ही है रीचिंग टू द लास्ट माइल। राइट। जो कतार में सबसे आखिरी में जो इंसान खड़ा है उस तक पहुंचने की, और ये पूरी इम्प्लीमेंट ही कराने की इसमें जो प्लानिंग की गई है उसी हिसाब से की गई है। जैसे आप देखिए 9 मंत्रालय हैं जो इसमें कन्वर्जेंस मोड में काम करेंगे। और 11 जो इंटरवेंशंस किए गए हैं, ये 11 इंटरवेंशंस हैं कि सभी को पक्का घर मिलेगा, सभी को पक्का रोड मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, इसमें एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और इसमें हेल्थ है, सैनिटेशन है, और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल लाइवलीहुड की। तो ये जो 11 इंटरवेंशंस है अभी तक आप देखिए तो जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स कहा गया था, ये 75 कम्युनिटीज़ हैं जो ट्राइबल की, टोटल 700 कम्युनिटी है, उसमें से 75 कम्युनिटीज़ हैं और 18 स्टेट्स में पाई जाती हैं। इनका जो है पॉपुलेशन है या तो स्टैग्नेंट हो गया है या तो बहुत ही कम बढ़ रहा है।
तो इन्हें एक स्पेशल और सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव जिसको कह सकते हैं तरह की स्कीम चाहिए, और स्कीम जस्ट बनाए नहीं, उनके घर तक सैचुरेटेड मोड में पहुंचे। तो सारी प्रोविजंस जो है बेसिक एमिनिटीज़ की ऐसे हैं, लोग इसमें से कि कितने जनरेशन से बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा है, बिजली नहीं देखी है, पक्का रोड नहीं देखा है, तो डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो सबसे बड़ा इसका मसला यही है कि आखिरी इंसान तक जाए और सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनको सैचुरेटेड मोड में हर घर में जो इसकी इंटाइटलमेंट है वहाँ तक पहुँचे और हर कम्युनिटी को पहुँचाई जाए। ओके मैम। डॉक्टर फिरमी बोडो, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि मसला तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ही आता है, हम बिल्कुल भी इसका जो नेगेटिव साइड है वो नहीं जानना चाहते हैं, एटलीस्ट अभी, क्योंकि अभी योजना है और इसको लेकर हम आगे कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूशन लेवल पर जो कोशिशें गवर्नमेंट के लेवल पर हो रही हैं या जो मिनिस्ट्री है उसके लेवल पर हो रही हैं, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी का उसमें जितना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जिनके लिए हो रही हैं वो कितना अवेयर हैं कि उनको ये पता हो कि आपके लिए इस तरह की स्कीम्स हैं और आपके लिए ही हैं और आप उनको कैसे उनका बेनिफिट ले सकते हैं? आर दे अवेयर अबाउट इट? देखिए मीनाक्षी जी, ये पीवीटीजी के डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स आज तक आए हैं भारत स्वाधीन होने के बाद से, ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं आया है, लेकिन ये जो अभी मोदी जी ने जो स्कीम लाया है हमारे समक्ष, इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होगी कि आज तक जो भी डेवलपमेंट स्कीम आए हैं उसमें कभी भी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जनजातीय समूह के लिए जब हम प्रगति की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, वो उन चीज़ों को कैसे समझते हैं। इस स्कीम की जो खासियत ये मुझे जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो उनके अपनी जनजाति के जो हेरिटेज है, उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिससे वो हमेशा से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनजाति का एक ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं कि सिंस दे आर सो मच क्लोज टू नेचर, उनकी जो लाइवलीहुड है वो नेचर के साथ ही रहा है, फॉरेस्ट में रहा है, वहाँ के जो प्लांट्स है, जो मेडिसिन है, उनके साथ उनका एक कल्चरल कनेक्शन रहा है, जो मुझे लगता है पहले के सरकारों ने कहीं ना कहीं शायद उस चीज़ को समझने में कोशिश उतना शायद ना कर पाए हो। लेकिन अभी का जो ये मन स्कीम जो आए हैं, इससे उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज पे अगर हम उतना मान्यता दे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जनजाति समूह के ऊपर, क्योंकि मैं खुद जनजाति से बिलोंग करती हूँ, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर कोई फेवर करें। ये बस एक जो ब्रीच जो किसी एक ब्रिटिश पॉलिसी के कारण हो या कोई भी अदर फैक्टर्स के कारण हो, जो वो कट गया था, वो ब्रीच भी एक तरीके से बिल्डअप करने में कोशिश होगी। और जनजाति समूह को भी ये विश्वास देना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई उनकी ट्रेडिशन को या नॉलेज को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको प्रिजर्व करने के लिए एक स्टेप आप कह सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच है। और ये एक ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जब भी आप जनजाति समूह के बीच काम करें तो ये स्कीम उस रास्ते में एक स्टेप है, एक पिवटल रोल प्ले करेगा। ये मैं उस तरीके से इस स्कीम को देखती हूँ। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की जब भी बात आती है वो हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो भी पॉलिसीज बनते हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बनते हैं, और हम जनजातीय समूह को कितना समझ पाते, कितना महसूस कर पाते हैं, वो चीज़ भी बहुत अहमियत रखती है। इसलिए एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है, और ये स्कीम उस चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक जो पीवीटीजी जो बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब से भी जो पिछड़े हुए हैं, उनमें एक नई आशा की किरण लेके आएगी, ये मेरा कहना है जी। आई एम श्योर ऐसा ज़रूर होगा। और प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया कि एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर, और 9 मंत्रालय हैं जो कि एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर इसमें काम करेंगे। बट हमारी जो डाइवर्सिटी है वो इसमें किसी तरह का कोई चैलेंज है या इसके ब्यूटिफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ाता है? और रीजन वाइज या एरिया वाइज किस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा गया है?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मंत्रालय जो मैंने मेंशन किया है वो अलग अलग चीज़ों के लिए वो मंत्रालय हैं। जैसे कि आपके स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, हाउसिंग की है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, और मतलब इस तरह के जो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ है एंड उनकी भी अपनी स्कीम्स हैं। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जैसे हर स्टेट में एक तो मिशन मोड में ये चलेगा, और एक पीएम गति शक्ति करके पोर्टल बनाया गया है। इसकी ओनरशिप तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, लेकिन पूरी जो है इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और इसकी इवैल्यूएशन कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करे कैसे, जिसमें सब में विभिन्नता है, काफ़ी डाइवर्जन है, तो इसकी मॉनिटरिंग काफ़ी क्लोज हो रही है। और इसको सबको एक आप उसे कहें कि सेंट्रलाइज्ड वे में पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है उसके थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। आप देखिए कि स्टेट में इतनी इंपॉर्टेंट ये मिशन है कि इसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी, एंड उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो होंगे इसके कन्वीनर्स होंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान इसकी पूरी बनाई गई है, इसमें बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें हर सेक्टर्स में के साथ साथ हर जो डिफरेंसेस हैं पीवीटीजीज में, जैसे अंडमान के पीवीटीजीज बहुत ही अलग होंगे आपके छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के पीवीटी बहुत अलग होंगे आपके झारखंड से। तो इन सब चीज़ों को उस लेवल पर देखा जाएगा और उनको कवर किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात ये है कि पीएम जनमन में एक काफ़ी उनकी जो अभी तक बेसलाइन सर्वे जो हुई है शायद 40 पीवीटीजीज की हुई है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन पूरी सारे पीवीटीजीज की पूरी बारीकी से आप उसे कहीं अध्ययन किया जाएगा और उनकी क्या नीड्स हैं और क्या उनकी डाइवर्सिफिकेशन है, ये सब सारी चीज़ों की स्टडी करके ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके दीक्षा जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये कि अभी जो हाल फिलहाल में जो स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं पीएम जन मन की, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के या हमारे जो लीडरशिप है उसके मन के भी सच में क्लोज नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे जो मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहती हूँ वो ये है कि एरिया स्पेसिफिक अगर हम इसको बांटें, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर इनिशियली काम हो रहा है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि उनको प्रिजर्व करने की भी बात है और ये मैसेज उसी तरीके से उन तक कन्वे भी होना चाहिए कि वी आर नॉट चेंजिंग यू और वी आर नॉट एंटायरली अपसाइड डाउन करने की कोई भी बात नहीं है। जो आपका है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए उसी दिशा में ये काम हो रहा है। तो उसको लेकर कौन कौन सी ऐसी प्राइमरी स्टेजेस हैं जहाँ पर हम अभी हैं और आई एम श्योर उसको आगे भी फिर हम बढ़ता देखेंगे। प्राइमरी स्टेज की बात करें तो जैसे हमने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पहले ये आइडेंटिफाई करना, लोगों को किसी भी कार्यक्रम या किसी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन तक उनकी जो रीच पहुँचे, उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम जो पीडीएस स्कीम है उसके लिए हमें राशन कार्ड चाहिए या हम कह दें कि आधार कार्ड चाहिए, तो बहुत सारे पीवीटीजीज हैं जिन्होंने जैसा कि नुपुर मैम ने कहा कि उनके बच्चों ने कभी स्कूल तक नहीं देखा, तो आप ये मान के चलिए बहुत सारे लोगों के पास ये बेसिक से जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो सबसे पहले 8000 के करीब एक नोडल पॉइंट्स बनाए गए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और इन सभी जरियों के तहत उन लोगों को लाया गया ताकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो सके, ताकि उन तक ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं या जो चीज़ें हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उनके लाभ उनको मिल सके। तो सबसे पहले शुरुआती तौर में ये किया गया जो हमारा पहला एक स्टेप था। फिर हम कहेंगे कि इसके तहत जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद हमें देखना होगा कि वो जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच रहे हैं या नहीं। इसको देखने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स नियुक्त किए गए, ग्राम पंचायत के अधिकारियों को लगाया गया और जो उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने भी इनकी बहुत ही करीबी से देखरेख करने के लिए मंत्रालय द्वारा लोगों को उस जगह नियुक्त किया ताकि इसकी बहुत करीब से जांच हो सके। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अगर हम देखें कि इसका लाभ किस स्तर पर होगा,
जो बहुत सारे मंत्रालय इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमारी बहुत समय से कोशिश रही है कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कर सकें, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकें। तो आप देखेंगे पीवीटीजीज या जो हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग हैं उन तक बेसिक हेल्थ केयर नीड्स नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम ये है कि हमने मोबाइल एम्बुलेंसेस की सुविधा वहाँ मुहैया कराने की कोशिश की है। तो हम देखेंगे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी जो हम देखते हैं हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन में, वो और भी रिड्यूस हो जाएगी। ये एक बहुत ही कारगर साबित होगा अगर हम ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से वहाँ तक पहुँचा पाएँ, और ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। राइट, आई एम श्योर ये पॉजिटिव स्टेप है। और जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नुपुर जी आपसे समझना चाहते हैं कि वन धन विकास केंद्र जो हैं किस तरीके से इकोनॉमिकली भी उनको बेनिफिट दिया जा सके, पॉकेट जिस तरीके से उनको उसको थोड़ा सा अलाउ करवाया जा सके, क्योंकि अभी जो शायद जो एक तरह से जो उनका एंशियंट कह लीजिए या जो उनका अपना है, चाहे वो उसमें उनका हुनर है या जो उन्होंने अपने आप को सहेज कर रखा है, प्रिजर्व करके रखा है जिन चीज़ों को, लेकिन बावजूद उसके भी क्योंकि हम एडवांसमेंट की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, तो उस दिशा में हम उनको कैसे कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी से हो और वो से डायरेक्टली हो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि उनके पास जो है वो हम जैसे लोगों के पास जो अपने आप को मेट्रोज में रहने वाले लोग कहते हैं उनके पास नहीं है। सो वो एक परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन कैसे हम कोशिश कर रहे हैं। आपने वीकेस के बारे में बात करी, जो वन धन विकास केंद्र है, ये बहुत ही एक बड़ा शस्त्र कहिए या फिर एक समुदाय कहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहिए, जो इनके हाथों में है या बनाया गया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये काफ़ी ही क्लोजली काम करते हैं। ट्राइफेड जो है इनके थ्रू ये बनाए जाते हैं और रीजनल बॉडीज़ इनकी है। सबसे बड़ी बात देखिए तो जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिसे कहते हैं और इसी के लिए एमएसपी भी एक सरकार ने बनाई। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कलेक्शंस जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती है और इनका एक लाइवलीहुड का पैटर्न आप देखें तो काफ़ी हद तक इस पर डिपेंडेंट है। महुआ है आपकी, जो आप पत्ते इकट्ठा करते हैं, साल पत्ते हैं हुए, और चिरौंजी है, वाइल्ड हनी है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। टैमरिंड है काफ़ी बड़ा उसमें देखिए, लेकिन जब इसे वो सेल करते हैं तो बहुत ही सस्ते भाव में सेल करते हैं और उससे उनकी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलती है। प्लस ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आप देखिए तो आज कलेक्ट किया, शाम तक उन्हें जो भी पैसा मिले वो लेकर के इसे बेच देते हैं। तो चिरौंजी जैसी महंगी चीज़ भी आप बहुत सस्ते दाम में बेचते हैं। आप 10 रुपए में वो टैमरिंड जो होता है 1 किलो बेच देंगे। तो ये वन धन विकास केंद्र जो है ये वैल्यू एडिशंस करता, इसमें इनको करना सिखाता है। इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, जैसे डीसीड करना आपके टैमरिंड को वो कर देंगे, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे वही जो टैमरिंड 1 किलो टैमरिंड को 10 रुपए में बेचेंगे और उसको वो 500 रुपए में भी बेच सकते हैं आफ्टर मेकिंग इट टैमरिंड कैंडी, या फिर उसके पल्प को इस तरह से डेवलप किया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखें जिसमें वन धन विकास केंद्र जो है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग करता है और इनको सिखाता है। एंड उसके साथ उनके पास सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो भी होती है। यही नहीं, इसकी जो ट्राइफेड है ब्रांडिंग भी करता है और बाहर के मार्केट में भी इसकी सेल भी करता है। तो ये जो पहले प्रथा चलती थी कि एक मिडिल मैन होता था, बहुत ही कम पैसे में इनसे किलो दर किलो लिए जा रहा है सामान और बेच रहा है, और उस सामान में जो ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ वो भी एक मिडिल मैन में आता था, सस्ते में खरीदा और बहुत महंगे में बेचा। लेकिन इन वन धन विकास केंद्र के कारण और इनकी पूरी मैकेनिज्म के कारण सिर्फ ये कमाते ही नहीं है, जो इनकी जो ज़्यादा कमाई होती है, अगर कहीं पर ज़्यादा इसकी सेल हुई उसकी भी मार्जिन इन्हें दी जाती है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करते हुए, एक वैल्यू एडिशन करते हुए इनकी लाइवलीहुड भी सस्टेन रहे और साथ में इन्हें काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी मिले, इंक्रीमेंट भी जो उसमें होता है इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी मिले। ये सारे चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है और अभी के समय में पीएम जनमन में काफ़ी ज़्यादा वन धन विकास केंद्र बनाने की एक प्रपोज्ड इसमें एक पॉइंट है। जी जी,
अलावा उसके ये भी हम डॉक्टर फिरमी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो उनका से हो सकता है कि व्हाट वी आर लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और हम उसके दायरे से कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि ये अनटच्ड रहना चाहिए और इसको हम नहीं चेंज करना चाहते हैं। वैसे कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, बट उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो, तो कुछ चीज़ों की हमने बात की कि वो स्कीम्स के थ्रू उन तक पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे क्या इनिशिएटिव्स आपकी नज़र में है कि जो लिए जाने चाहिए ताकि सच में जो क्वालिटी लाइफ की बात है वो उनको भी मिले? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखिए, इसमें से एक तो मैंने जिससे पहले भी कहा था, एक विश्वास इन समूह में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि इनसे अपना ट्रेडिशनल हेरिटेज, जो इनका अपना लोकल ट्रेडिशन है, इसमें कोई हानि नहीं होगा। और दूसरी है कि जो भी इनके अब एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस तो पीवीटीजीएस के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ एक पीवीटीजी में एक सोशल स्टिग्मा भी रही है, एक स्टीरियोटाइप जिस तरीके से हम देखते हैं, ये जिसको हम कोट अनकोट मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, मुख्य धारा की बात हम अक्सर कहते हैं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करें, ये स्टिग्मेटाइजेशन ये समाज से भी जाना बहुत ज़रूरी है। कैसे जाएगा? इस वही अवेयरनेस के बाद, और हमारी जो अवेयरनेस के लिए मैं जानना चाहती हूँ, देयर एनी पर्टिकुलर स्कीम्स जिनके थ्रू हम अवेयर उनको कर रहे हैं, बिलबोर्ड से कर रहे हैं, होर्डिंग से कर रहे हैं, थ्रू जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके कर रहे हैं, या वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जा रहे हैं वो कर रहे हैं, कैसे हम पहुँच रहे हैं उन तक? ये स्टेक होल्डर्स के बीच के माध्यम से ही जाना बहुत ज़रूरी है। और देयर इज़ नो डाउट कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होते तो अब तक 75 के वर्ष हो गए हमारे आज़ाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी भी इस स्कीम को लेकर आज हमारे सभी हम बात भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो इन समूह में, इन ग्रुप में ये सब चीज़ें तभी जाएंगे जब हम स्टेक होल्डर्स के थ्रू से जो इनके बेनिफिशियरीज़ हैं उनमें ये चीज़ें पहुंच जाए। और इसके साथ साथ जैसे जो भी स्कीम्स में इनके जो भाग्स हैं, जो इस तरह के स्कीम हम जब भी इम्प्लीमेंट करें, तो ये एक चीज़ पे हमें ध्यान में रखना है कि दे डोंट फील थ्रेटन्ड बाय दिस काइंड्स ऑफ स्कीम्स, जो भी इम्प्लीमेंट जब हम भी करेंगे इसमें। और ये जो हम स्टिग्मा की बात करें, वो समाज में एक अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के द्वारा ही पहुंचा सकेंगे। तब क्या होगा, ये जो नॉन पीवीटीजीएस है जो और जो पीवीटीजीए ग्रुप में है, इनमें जो डिस्पैरिटीज़ रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वो चीज़ भी हमें हटानी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें फिर कंटिन्यू रहेगा। तो वो चीज़ें भी है। और आप सभी को पता है इसकी हिस्ट्री, आई एज्यूम कि किस तरीके से एक वक्त पे जब हम ब्रिटिश के अंदर रहे हैं, उसमें ये पीवीटीजी जिसको हम प्रिमिटिव ग्रुप कहते थे एक समय, ये बाद में ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आए हैं। उससे पहले इनको एक प्रिमिटिव यानी पिछड़ेपन या बैकवर्डनेस का जो साइन है, ये चीज़ भी हम में सिर्फ उनमें नहीं बल्कि पूरे समाज में ये चीज़ें तभी हो सकती है जब सोशल मीडिया के ज़रिए हो या गवर्नमेंट के नए नए एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हो, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक पॉपुलर कल्चर एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस चीज़ ये जो स्टिग्मा है इसको हटा सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कीम गवर्नमेंट ज़रूर लाते हैं, हर वर्ष हो या उनका हमेशा से ये लक्ष्य रही है कि ये चीज़ें मतलब ग्राउंड तक कैसे पहुँचे। बट एट द सेम टाइम ये एक सामाजिक विषय है और ये समाज में तभी पहुँचेगा जब हम उस चीज़ को थ्रू पॉपुलर कल्चर भी हम अगर इसमें लोगों में सेंसिटाइज करें, डिस्कस करें, डिस्कोर्सेस लाए। और जैसे मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम जनजातीय समूह के बीच ये स्कीम लाके उन पे कोई फेवर कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें अगर हम समाज में लाए, सभी के बीच लाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में भी। जी ओके दीक्षा जी, आपसे मैं वल्नरेबिलिटी के बारे में ही जानना चाहती हूँ। कौन कौन से वो सेक्टर्स आपको लगते हैं कि जहाँ पर सच में हमें लगता है कि वो प्राइमरी उसमें हमको वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है, और वहाँ पर अगर हम ज़्यादा जल्दी पहुँचते हैं या ठीक से पहुँच पाते हैं, जिसकी कि हम एक तरह से उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि हम ठीक से पहुँचें, क्योंकि जैसा
अभी डॉक्टर फिरमी जी ने कहा कि 75 ईयर्स हो गए हैं और अभी भी वी आर डिस्कसिंग, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वो वैक्यूम तो रहा होगा कि अब हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में भी सोच रहे हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी एक तरह से स्पीडी तरीके से लेकर वहाँ तक जाना चाह रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके भी आपकी तरफ से मैं जानना चाहती हूँ, वल्नरेबल अगर सेक्शंस की इसमें बात करें तो वो क्या है? इसमें अगर हम देखेंगे ना, जैसे वल्नरेबिलिटी की जो हमने बात की, अगर हम अपने ऊपर भी अपने को लेके भी ये बात करें कि जब हम मीडिया से इतना कनेक्टेड हैं, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हर तरह के रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी यदि आप कहीं चले जाते हैं जिस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, तो आप ऐसा फील करते हैं कि आप पूरे समाज से कट ऑफ हो गए हैं। राइट। तो इमेजिन करिए कि एक ऐसी सोसाइटी है जिनके जल जंगल जमीन और जानवर जन के बीच जो जन रहते थे, पहले तो हमने सारे फॉरेस्ट को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया कि वो रिजर्व कैटेगरी है, देयर इज अ बफर जोन, देन देयर इज another kind of zone where the tribals themselves cannot go and accumulate their produce. Like we have tried to understand that concept, and now we are trying to assimilate them in our mainstream lives. So if you talk about vulnerability, we can see that first of all it is very important that we connect them through roads, and in this scheme also we have tried to bring up the scheme to develop 8,000 kilometers of roads in the country. From that 1,200 kilometers has been for the PVTGs, and we are trying to make that road in such areas. Other than roads, education एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम एक सोशल अपलिफ्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। Exactly. उसके तहत सिर्फ इसी स्कीम में नहीं, इससे पहले भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि जो उनकी मूल भाषाएं हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। 22 शेड्यूल भाषाओं के अलावा भी हमारे देश में जो भाषाएं हैं जिनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका, ट्राइबल ग्रुप्स की जो भाषाएं हैं उनके संरक्षण के लिए हम आगे आएँ। तो जब हम उनकी अपनी चीज़ों को उनके संरक्षण की बात करेंगे और वो सारे सही माध्यम वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो ये वल्नरेबिलिटी का स्तर थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर एक बॉटम्स अप अप्रोच है जिसको हम मानते हैं सोशल साइंसेज में कि एक बॉटम्स अप अप्रोच होनी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच की बजाय कि हम ऊपर से कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें और ये देखें कि उसका ट्रिकल डाउन एक बेस लेवल पे हो जाएगा। तो उस स्तर पे हम काम करें कि ये बॉटम्स अप अप्रोच हो। जैसे ट्राइफेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलैब करके ये कोशिश की है कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको हम एनहेंस करें, उनकी जो अपनी स्किल्स हैं वो अपनी स्किल्स को आगे लेके आएँ। जैसे आपने देखा होगा मणिपुर, नागालैंड और यहाँ सबके जो हमारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडबैग्स हैं, जो एक विचित्र प्रकार की ग्रास के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो हैंडबैग्स दिल्ली हाट में भी आप देखेंगे बहुत जो उनको स्टोर्स दिए गए हैं वहाँ वो बिकते हैं। 1-2 दिन पहले मैंने वही प्रोडक्ट एक किसी MNC के ब्रांड के अंदर देखा था। तो क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, वो ब्रांडिंग कहाँ से हो रही है, तो ये जो ट्राइफेड की कोशिश है कि वो उनकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को कम करें। ट्राइफेड ने ये कोशिश की कि उनके प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड मिल सके और वो उस ब्रांडिंग के तहत उन प्रोडक्ट्स को सही कीमतें मिल सकें। तो इन सभी आधार पर हम उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा तो हम सही जो रिसोर्सेज हैं वो उन तक पहुंचा पाएंगे। ओके, प्रोफेसर नुपुर तिवारी, आपसे मैं PM गति शक्ति के बारे में और थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो फोकस है वो शायद कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ जब हम PVTGs की बात करें बल्कि अदरवाइज भी जो हमारा पूरा ट्राइबल सेक्टर है उसको भी किस तरीके से अपलिफ्टमेंट उससे मिलेगा, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें आप जोड़ना चाहेंगे कि ये सेक्टर्स हैं या ये एरियाज़ हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एकदम जो एप्रोप्रिएट जिसको हम कहते हैं कि PM गति शक्ति उसके लिए है। देखिए, PM गति शक्ति जो एक पोर्टल है जिसमें सारे इनकी आप मॉनिटरिंग कहिए और इवैल्यूएशन भी कहिए, ये इस हिसाब से देखा गया है ना। किसी भी चीज़, किसी भी स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी क्लोज मॉनिटरिंग नहीं हो और क्लोजली इवैल्यूएशन नहीं हो तो शायद उसमें काफ़ी कमियां रह जाएंगी, या फिर वो स्पीड अप नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी टाइम फ्रेम जो है उसमें उसको कंप्लीशन लेवल पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए PM गति शक्ति की जो बात करें, एक पूरी कन्वर्जेंस जो हुई है सारे मंत्रालय से, सारे 9 मंत्रालयों के साथ ये जुड़ा हुआ है, और इसके साथ इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ
ये जो आपकी आईसी मटेरियल बन रही है, आपने कहा कि कैसे अवेयरनेस किया जाए और इनके हर हाउस होल्ड में पीएम जन मन के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो इसकी जितनी भी आईएसी मटेरियल बनी है, आप इतनी खूबसूरत मटेरियल बनी है जो कि एक ट्राइबल लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज में उनको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। आप एंटाइटलमेंट की तभी बात करेंगे ना जब आपके पास जानकारी हो कि मुझे ये चीज़ पक्का मकान मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, तो इसकी पूरी जो आईएसी मटेरियल बनी है ये सारा अपलोडेड है इस पर, और हर मंत्रालय जो इस पर एक्शन ले रहा है वो भी चीज़ है। तो एक वन स्टॉप जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन प्लस फुल इंफॉर्मेशन इस पर डाली गई है। ये तो अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, लेकिन इसका आप इतनी बड़े तादाद में इसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं जो कि एक भी इंफॉर्मेशन अभी तक आप देखिए इस 75 जो एक ग्रुप है पीवीटी जिसका शायद बहुत मुश्किल था इनके बारे में, जस्ट एक आंकड़ा लगाते थे, सोचते थे कि ये है, लेकिन एक एक चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो काम हो रहा है, जो मॉनिटरिंग हो रही हैं और इसमें माइन्यूट इंफॉर्मेशंस भी आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पहलू है और बहुत ही एक्टिव ये जो है पोर्टल बनाया गया है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जन। जी, और डॉक्टर फिरमी अगर मैं आपके पास आ पाऊँ तो मैं आपसे हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। हालांकि थोड़ा सा जिक्र किया है दीक्षा जी ने उसका कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और चाइल्ड बर्थ रेट जो है उसमें भी एक बेटरमेंट देखा जा रहा है, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो न्यू मदर का भी एक तरीके से हो जाया करता था, उसमें भी एक गिरावट आई है, और वो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ग्राफ अपवर्ड साइड है, विच इज़ अ गुड साइन। बट हेल्थ जो है किसी भी एरिया स्पेसिफिक के लिए बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेशली फॉर ट्राइबल्स, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर का पहुँचना, उन हेल्थ ग्रुप्स का पहुँचना, जिसका जैसे हमने हल्का सा जिक्र किया कि मोबाइल वैन्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, क्योंकि हेल्थ उससे पहले एजुकेशन भी है जिसके बारे में हमने बात की है, लेकिन हेल्थ कितना बड़ा चैलेंज है और कितना हम उसमें बेटरमेंट देख पा रहे हैं। ये स्कीम जो है जनमन स्कीम जो है, इसमें जो मोबाइल वैन्स की बात की है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक जागरूकता होगी इन जनजातीय समूह में, और ख़ासकर जो लैंग्वेज और कल्चर बैरियर्स है उसमें भी काफ़ी सेंसिटाइज हेल्थ केयर वर्कर्स को भी काफ़ी सेंसिटाइज करने की बात की गई है, तो वो चीज़ें बहुत क्रियान्वित होगी इसमें। जी, मैं इसलिए भी जानना चाह रही थी दीक्षा, आपसे भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को अगर रूरल एरियाज़ में भेजना है, वहाँ पर एक तरह का चैलेंज आता है। हालांकि उसके ऊपर काम किया गया है, क्योंकि बेटर हेल्थ की तो सबको ज़रूरत है, और डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचेगा मरीज़ तक, वो पहुंचना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो एरियाज़ हैं जो एक तरीके से सिक्लूडेड कह लें, या फिर ये कह लें कि वहाँ का एक अलग तरह का चैलेंज होगा, वहाँ किस तरीके से अप्रोच है हेल्थ को लेकर और साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर, क्योंकि दो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जैसे सभी सोसाइटीज़ में होता है, और हम ये हेल्थ और एजुकेशन की सर्विसेज पीवीटीजीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि बोला कि हेल्थ को लेके वहाँ पे किस तरह की लेट्स से डॉक्टर्स को पहुंचाने में बाधाएं आ रही हैं, तो हमने देखा कि जो सरकार की भी कोशिश है कि कुछ साल मैंडेटरी सर्विस हो डॉक्टर्स की, जो सरकारी संस्थानों से पास होते हैं, कि कुछ साल वो ऐसे एरियाज़ में सर्विस दें जिससे कि वो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी की जो एक हमारी सोच है वो भी पूरी होती है इससे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये आप उसमें भी पढ़ते हैं कि उनके ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम उनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं TKDL के द्वारा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है। तो उनके पास अपनी खुद की मेडिसिनल जो नॉलेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पौधा, कौन सी पत्ती, कौन सा फल किस तरह की बीमारी को ठीक करने में यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हम उन पे मॉडर्न मेडिसिन इम्प्लीमेंट करें, ये ज़रूरत है कि उनका अपना मेडिसिनल सिस्टम क्या है, उनका अपना आयुर्वेदिक या कह लें जो उनकी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, तो उनको हम समझेंगे और उनके और मॉडर्न मेडिसिन के एसिमिलेशन से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको मेडिसिन समझा सकें, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल हो, और जहाँ पे उनके खुद के मेडिसिनल प्रैक्टिसेस से हम भी सीखें
और उनको भी हम अपने जो मॉडर्न मेडिसिन है उन तक पहुंचाएं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अवेयरनेस की, क्योंकि आप वैक्सीन को लेके अगर देखें तो जब कोविड वैक्सीन भी आई तो हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियां थी कि ये वैक्सीन एक्चुअली सक्सेसफुल है या नहीं है। कोई भी नई चीज़ से जब हम रूबरू होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका क्या फल होगा। तो पीवीटीजीज जो इन चीज़ों का एक्सेस उनको पहले भी नहीं था, और जब उनको आप नई चीज़ें दिखा रहे हैं या समझा रहे हैं कि दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ और दिस इज़ गुड फॉर योर कम्युनिटी, यू फर्स्ट नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अराउंड इट। आई थिंक दैट काइंड ऑफ initiative is very much important before you bring something through top down approach. So first we need to spread this awareness through educational programs. So there should be a kind of get together of medicine community and the PVTGs, so that एक जो interactive basis होता है ना कि उनके सवाल जवाब हों और हम उनकी चीज़ों को आंसर कर सकें। और इसके तहत मेरा मानना है कि हम उन तक राइट मेडिसिन और ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। ओके, एक जो थोड़ा सा जिस पर मैं और बात करना चाहती हूँ प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी आपसे, कि डेटा जो है क्योंकि सेंसस होना और फिर उस डेटा को कलेक्ट करना वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि वो हमारे पास डेटा होगा तभी हम कि वहाँ पर स्कूल पहुँचे, टीचर्स पहुँचे, एजुकेट उनको किया जाए। तो नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितना है, नंबर ऑफ़ स्कूल्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सब चीज़ें भी एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। सो इसको आप कैसे आंसर करेंगे? डेटा बहुत ज़रूरी है, और आप ट्राइबल की बात करें तो उसमें डेटा सेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये भी एक कारण आप बता सकते हैं। स्पेशली आप देखें तो अभी सिर्फ 40 कम्युनिटीज़ की ही बेसलाइन सर्वे हुई हैं पीवीटीजीज़ में, और इवन ट्राइबल्स की भी बहुत ज़्यादा डेटा सेट हमारे पास नहीं है। वो सेंसस पर डिपेंड बेस्ड है, एंड ट्राइबल स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं डेटा सेट बहुत ही लिमिटेड है। तो एक पीएम जनमन में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इनकी काफ़ी बारीकी जानकारी दी जाए। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा है कि ये मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की काफ़ी तादाद पर डेटा सेट आ जाएगी, और इसमें यहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी है और जिनका नंबर क्या है, और एक एक हाउस होल्ड का एक तरह से आप देखिए तो उस पर डेटा सेट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो थोड़ा सा मुश्किलात हैं इनके डेटा के बारे में। तो इसलिए ये पूरा प्रयास उसमें जब शुरुआत ही हो रही है तो उसमें डेटा सेट भी कलेक्ट करने की एक इसमें बड़ा ही एक आप उसे कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए भी समझ रही हूँ कि एजुकेशन जैसे हम बात करेंगे डॉक्टर फिरमी से भी, जैसे उन्होंने कहा कि वो उस कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ तक आना ये अपने आप में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर जैसा ही है एक तरीके से। डॉक्टर फिरमी, आप एजुकेशन का कितना बड़ा रोल मानती हैं, क्योंकि एजुकेशन है जो सच में आपको न सिर्फ अपलिफ्ट करती है बल्कि हर लिहाज से आपको उस मेन स्ट्रीम में लेकर आती है, जिसका कि आप क्लासिक एग्जाम्पल हैं। वी आर टॉकिंग ईच अदर। जी बिल्कुल। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के अलावा भी जो एक फैक्टर है जो हम अक्सर बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिससे आप बाकी जितने सारे बैरियर्स है जो सोशल हिंड्रेंसेस भी है उसमें काफ़ी एक इट एक्ट लाइक अ बूस्ट टू गो अहेड एंड वॉइसिंग आउट योर व्यूज़, या जो भी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन एक चीज़ है जो बैरियर्स में अगर आप मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, उसके आधार पे ये कहना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है कि जनजाति समूह की अपनी एक डायलेक्ट होती है, एक भाषा होती है। और रिसेंटली मैं कुछ डेटा देख रही थी जहाँ पे 70 से भी ज़्यादा फीसदी लोगों में ड्रॉप आउट का भी परसेंटेज है। तो हम एक जनरली हमें देखने की बहुत ज़रूरत है इसमें कि क्यों हो रही है ड्रॉप आउट्स। एक तो होता है कि एक लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, और ज़्यादातर जनजाति समूह में क्योंकि उनके इकोनॉमिक लेवल पे हो या बाकी मुख्य धारा के जो बाकी समाज है उनको अगर देखा जाए तो उनकी जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स है वो बहुत कम है। इसके कारण क्या होता है कि शिक्षक भी उस समूह में नहीं होती है। तो भाषाओं का एक तो होता है बैरियर्स, वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि हम क्या सीख रहे क्या बोल रहे हैं।
और करिकुलम में भी मुझे लगता है कि अगर हम उनकी भाषाओं का प्रयोग करें, उनके जो अपने ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स हैं, या उनकी जो स्किल बेस्ड जो भी वीविंग है, आर्ट है, उसको भी अगर हम डालें तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ, ये हमारी समाज की बात कर रही है। क्योंकि NEP will help, I guess. यस, डेफिनेटली NEP विल हेल्प। लेकिन ये एजुकेशन की जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो टीचर्स को ट्रेन करना, जो ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। और तब जाके स्टूडेंट्स हो या बच्चों में भी ये होगा कि हाँ, हम एक अलग कोई समाज या अलग कोई दुनिया में हम कदम नहीं रख रहे, बल्कि अपनी समाज के साथ ही हैं, और ये उनके ही डेवलपमेंट है। ये जनजाति समूह की अगर आप स्टडी करेंगे तो ये एक सिमिलैरिटी आपको हर जनजाति समूह में मिलेगा। उनका जो अपना लैंड हो या फॉरेस्ट हो, जो बाकी दो विशिष्ट पैनल ने भी कहा है, जो उनके अपने स्किल्ड हो या नॉलेज हो, इन चीज़ से वो अपने बहुत ही रूटेड है। और ये आज के दौर में भी ये पाया गया, ऐसा नहीं है कि ये एक एंशियंट कहानी में आपको कह रही हूँ। दे ऑलवेज विल रूटेड टू द ट्रेडिशन। और इसकी वजह से ये स्कीम जो है, अगर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद वो चीज़ें, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, कोई भी आइसोलेशन में आप देख नहीं सकते हैं। जो भी हिस्टोरिकल रीजन से इनको आइसोलेट किया गया हो, या इनको अगर आप इनका हिस्ट्री देखें तो इनका जिस तरीके से एक तरीके से आप एलियनेट ही कह सकते हैं एक बहुत साल तक, तो सारी चीज़ें इसकी जो गैप्स है वो भर जाएंगे। और मुझे लगता है एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो ये लैंग्वेज में हो या उनकी ट्रेनिंग, अगर टीचर्स को भी हम उतना ट्रेन करें एंड सेंसिबल एनफ टू अंडरस्टैंड कि ये कारण है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक कदम आएगी शिक्षा क्षेत्र में। ओके जो मैं आपसे और जानना चाहती हूँ प्रोफेसर नूपुर तिवारी जी, वो ये कि देखिए हम 75 ईयर्स ओल्ड नेशन है, और 2047 हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, ये भी हमारा विजन है। और इन 75 ईयर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की है, हमने लिटरेसी रेट को बढ़ाया है, हमने हर उस माइलस्टोन को पार करने की कोशिश की है जिससे कि हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा पाएँ। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है विमेन एम्पावरमेंट, जिसका कि आज हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत ना सिर्फ अच्छे से समझता है, बल्कि पॉलिसीज़ बनाने से लेकर और उसके एग्जीक्यूशन से लेकर, चाहे वो फिर पार्लियामेंट में उसके रिजर्वेशन की बात हो या फिर हर वो फील्ड जहां पर कि वेमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, उसको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। इस सेक्टर में भी अगर हम जन मन की बात करें, PM जन मन की बात करें, तो यहाँ पर ना सिर्फ एरिया स्पेसिफिक बल्कि यहाँ पर भी फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की बात करें, वो किस तरीके से हैं और उनको हम कैसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि जो विकसित भारत में महिलाओं को हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल दे रहे हैं, स्पेशली जब रिजर्वेशंस भी हुए और पार्लियामेंट में भी जो अभी हुआ रिजर्वेशन, और एक काफ़ी अच्छी स्टडी भी अभी आई थी प्रोफेसर क्लॉडिया की, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जिन्होंने कहा कि अभी तक जो इरेनियस डेटा सेट आए थे, हमारे पास जो डेटा थे उसमें बताया ही नहीं गया था कि वुमेन की कंट्रीब्यूशन क्या थी। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को इग्नोर किया गया। और इतने सालों की स्टडी से उन्होंने प्रूफ किया है कि एक महिला अगर अपने हस्बैंड के फार्म में भी काम कर रही है तो उसकी लेबर जो जा रही है और उसको उसके तहत कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो लेबर तो उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। या फिर पोल्ट्री फार्म में भी काम कर रही है, या फिर जो हाउस होल्ड में भी जो वो काम कर रही है। सो ऑल दिस डेटा सेट हैज़ बीन इग्नोर्ड, एंड जो भी हमारे पास डेटा है वो इरेनियस है विथ इफेक्ट टू द वुमेन contributing in the informal workforce or the formal workforce or any kind of development is इसको नज़र रखते हुए अगर हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी एज अ यूनिट में देखिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है। ट्राइबल में आप देखिए तो वुमेन मेन की वैसी जो एक सोशल नॉर्म होती है उस तरह की नहीं है कि वुमेन आर लेस एंड इक्विप्ड या फिर वो बहुत इरेनियस नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक स्टिग्मा नहीं है, उनको एट पार समझा जाता है ज़्यादातर चीज़ों में जी। और लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की 90% कलेक्शन जो है महिलाएं ही करती हैं एंड वैल्यू एडिशन भी वो वही करती है।
तो अगर वीके में उनको जोड़ा गया है तो ये मैक्सिमम ट्रेनिंग की बेनिफिट जो होती है महिलाओं को मिलेंगी और महिलाओं को उससे काफ़ी बड़ा इनकम भी आएगा और आ भी रहा है। अभी के समय में आप देखिए कितनी सारी महिलाएं जो हैं MSME के हेल्प के थ्रू स्टार्टअप्स उन्होंने शुरुआत करी है और कितने प्रोग्राम्स भी हम लोग करा रहे हैं और अभी मैं करने भी जा रही हूँ जिसमें विमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट सिर्फ एक महिला के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसने अपने तहत कितनी कम्युनिटी को एक डेवलप किया है। तो विमेन लेड डेवलपमेंट ट्राइबल में भी बहुत मात्रा में पाया गया है। और आप देखिए असम में कुछ महिलाएं हैं जो टी गार्डन ओन कर रही हैं और वो स्किल डेवलपमेंट देती हैं, बैम्बू की पूरी उसमें वहाँ पर कल्टीवेशन हो रही है और इसमें वैल्यू एडिशंस कैसे करते हैं और जो इतनी फाइन उनकी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको ओन कर रही हैं। आप जो एक आप इधर लेह लद्दाख में देख लीजिए पश्मीना की कल्टीवेशन के पूरी प्रोसेसेस में, तो हर क्षेत्र में आप देखिए तो ट्राइबल महिला बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इसमें हमें इन्हें कोई प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये एंटरप्रेन्योर्स होती हैं एंड स्टार्टअप और गवर्नमेंट की फंडिंग के कारण ये काफ़ी बड़ा एक किक भी आया है। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट और PM जनमन के थ्रू काफ़ी मात्रा में महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है और आगे चल के भी होगा एंड दे बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर द होल कम्युनिटी, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कि आप उनके तरफ देखें लेकिन इन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स भी किया है कम्युनिटी को, सो इट्स अ गुड मेजर। दीक्षा जी, आप कैसे कंक्लूड करेंगी PM जनमन को? मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि एक समाज जो हमेशा से बहुत हाशिए पे रहा है, हमारे अगर आप कार्बन फुटप्रिंट्स के टर्म्स में भी देखेंगी तो आप देखें कि एक अमेरिकन सोसाइटी का एक सिटीजन कितना कार्बन फुटप्रिंट है उसका, वो भारत के एक सिटीजन से के तीसरे से भी ज़्यादा है। तो अगर आप एक ट्राइबल समुदाय के व्यक्ति को देखते हैं जिसको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जीना आता है, उसको समाज के साथ उस संयमित व्यवस्था में रहना आता है, तो एक ऐसे समाज को हमारी तरफ से एक कह सकते हैं कि हमारी एक कोशिश है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आवर फॉरेस्ट्स आर सो प्रिजर्व्ड, they are in their pristine forms. So I think ये हमारी तरफ से एक कोशिश है और इसका जो एक होलिस्टिक मॉडल है वो जैसा कि मैम ने बताया कि 9 मिनिस्ट्रीज एक साथ काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक मुहिम है। जो लोग जिन्होंने नदी, झरने, जंगल बचाए रखे, अब हम उन तक जल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फिर से रिवाइव करें, जो उनके मेथड्स हैं। तो आई थिंक ये एक स्कीम बहुत ही होलिस्टिक स्कीम है एंड दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ माइलस्टोन। एग्जैक्टली। और डॉक्टर फिरमे, आप कैसे कंक्लूड करेंगी? ये एक माइलस्टोन है। इस स्कीम से हम ऐसे एक समुदायों का एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पे इनके डेवलपमेंट के एंगल से हो, चाहे इनका एजुकेशन हो या हेल्थ हो या इनकी कनेक्टिविटी हो, इनसे इनका बहुत ज़्यादा लाभान्वित रहेंगे ये समाज। और इसके साथ साथ जो इनके ट्रेडिशंस रहे हैं, क्योंकि जब आप हेल्थ की बात कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, तो उनको कोलैबोरेट करके ही लाने का ये जो एक इंडिवियर है भारत सरकार का, ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। मैं इस तरीके से देखती हूँ ये पूरे स्कीम को, ये जनमन स्कीम को। और आने वाले समय में ये एक लाभान्वित रहेगा समाज में। बट हाँ, यही मैं कहना चाहूँगी, जो भी स्टेक होल्डर से इसके साथ जुड़े हुए हैं, इनको भी सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस इसके साथ रहना है, सिविल सोसाइटी को भी इसके साथ जुड़ना की बहुत ज़रूरी है ताकि ये समाज में जा सके। और ये पूरा स्कीम हालांकि PVTG ग्रुप के ऊपर ही सेंटर्ड है, बट एट द सेम टाइम बाकी जो समाज के जो बाकी समूह है उसको भी आगे इस चीज़ को उसी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड से देखने की बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि फाइनली जनजाति समूह जो जिसे हम पिछड़े समाज कहते थे, बैकवर्ड है, बहुत सारे नाम से इसका हम टैग करते थे समाज में, एटलीस्ट ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये आई जस्ट नॉट सेइंग फॉर टू बी अ पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन 2014 के बाद खासकर जो
ये जो जनजाति समूह के लिए जो इस भारत सरकार ने, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं आसाम से हूँ, जो डेवलपमेंट मैंने देखी है अपने ही ज़िले में, मैंने जो देखी है ये एविडेंट है। और ये इससे क्या होता है, ये जनजाति समूह में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये हमारे लिए है। और ये जब विश्वास एक बार बिल्ड हो जाता है तो वो फिर आगे बहुत दूर तक चलती है। बिल्कुल। तो हाँ, ये पॉलिटिकल स्टेप हो सकते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन मैं एज अ एकेडमिक लाइन से आई हूँ, लेकिन खुद भी जुड़ी हुई है ये बहुत सारे रिसर्च में, तो मुझे लगता है कि ये एक बार एक नया एक स्टेप होगा। एक इनफैक्ट जैसे मैंने कहा था कि इट्स विल बिकम ए लॉट ऑफ लाइट अमंग द दिस पीवीटीजी ग्रुप। तो मैं इस तरीके से देखूंगी जी। बिल्कुल। और डॉक्टर फिल्मी, रोशनी रहनी चाहिए, और रोशनी वहाँ से भी आ रही है और यहाँ से जब जा रही है तो आई एम श्योर कि जो पीएम जन मन योजना है उसका लाभ इस समूह को मिलेगा, इस कम्युनिटी को मिलेगा। और वहाँ का जो एक एनरिचिंग हम ये कहें कि हिस्ट्री है और प्रेजेंट है, उसका बेनिफिट जो है हम जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप को एक अपवर्ड क्लास कह लीजिए या एक एडवांस सोसाइटी कह लीजिए या अर्बन सोसाइटी कह लीजिए, जो इस तरीके से अपने आप को टैग्स देते हैं, वहाँ तक भी उनका जो एक एनरिचिंग इतिहास रहा है वो भी हम तक पहुँचेगा। और ब्रिज का काम इसमें हो रहा है, आई एम श्योर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर भी उसी तरीके से पहुँचेगा। बहुत थैंक यू आपका, और आपका भी नुपुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीक्षा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।